होंगे। आप लोगों से मिलने के बाद हमारा दिन अच्छा हो जाता है, आप लोगों से मिलने के बाद हमारा मिजाज अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चे आप लोग उस मर्ज की दवा हो जिस मर्ज का इलाज सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को आज फिर से एक बार केमिस्ट्री का खुराक देने आए हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री नामक बीमारी का खुराक जो है वो आज आप लोगों को हम देने आए हैं। तो आप लोग ना इस क्लास को पूरा कर लीजिए एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि आज बेटिंग में 1000 से ऊपर बच्चे थे, ठीक है ना। बेटिंग में डेली तो बच्चे बेटिंग में इतना नहीं रहते थे, लेकिन आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि बेटिंग में इतने अच्छे थे। तो बारिश हो रहा है, अच्छा बारिश का मजा ले रहे हैं कहीं, इस वजह से तो नहीं बेटिंग में बच्चों की संख्या आज बढ़ गई है। चलिए कोई बात ना, बहुत बढ़िया है। और आज आप लोग एकदम प्रसन्न रहिए और इस क्लास को पूरा करिए, क्योंकि आज ना जो भी टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाएंगे, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाजवाब होगा। और आज हम सोच करके आए हैं कि लंबा क्लास लेंगे, और अगर लंबा क्लास लेंगे तो इसके बाद वाला क्लास खत्म होगा। देखो बाबू, हमारा टारगेट एक ही है कि साइंस और सोशल साइंस को खत्म करना। साइंस और सोशल साइंस दो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जिसको अगर हमने खत्म कर दिया तो हिंदी संस्कृत आसान है, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट होता है कि ज्यादातर हम साइंस को तवज्जो दें, ज्यादातर हम सोशल साइंस को वैल्यू दें, ताकि जल्दी वो सब्जेक्ट हमारा कवर हो। और हमने एक टारगेट ले लिया है कि भाई दशहरा के पहले पहले लगभग 80-90% सिलेबस हमारा खत्म हो जाना चाहिए। तो दशहरा के पहले तक एकदम कंप्लीट हम कर ही देंगे, ठीक है ना। ऐसा हमें पूरा विश्वास है, हाँ पूरा विश्वास है हमें। कल आप लोगों का क्लास हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि कल हुआ क्या ना, कल सुबह सुबह उठे। पहली बात तो कि परसों रात में थोड़ा लेट तक जग गए थे, तो सुबह लेट से उठे। जब सुबह लेट से उठे तो थोड़ा सा मन भारी भारी लग रहा था, पता नहीं क्यों भाई। उसके बाद भगवान का पूजा किए, शंकर भगवान का पूजा वूजा किए, तो उसमें लगभग 1-2 बज गया। और उसके बाद पता नहीं क्यों थोड़ा बुखार आ गया। तो फिर दवा खाए, उसके बाद कमजोरी होने लगा कि अब क्लास लेने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो कल आप लोग का क्लास नहीं लिए, लेकिन आज कल वाला एनर्जी भी एक साथ जोड़ दिए हैं। कल वाला एनर्जी भी आज एकदम कैलकुलेट करके ना, आज एकदम स्ट्रांग बन गए हैं, पावरफुल, शक्तिमान, ठीक है ना। और आज शक्तिमान बनकर के आपके पास आए हैं। प्यारे बच्चों, अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए। तो बस आप लोग इस क्लास में पूरा जुड़िएगा, शुरू से लेकर के अंत तक जुड़िएगा, छोड़ के मत जाइएगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमें छोड़कर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो हमें छोड़कर जो तुम जाओगे बाबू, बड़ा पछताओगे। इसलिए छोड़ करके मत जाना, साथ में निभाना साथिया, ठीक है ना। शुरू से लेकर के अंत तक साथ निभाना साथिया। तो चलो प्यारे बच्चों, आज ना एकदम दिल की गहराइयों से आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। कोई बच्चे हमें ये याद दिला सकते हैं क्या कि पिछली क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? कोई बच्चे हमें याद दिला सकते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? बस याद दिला दीजिए, ठीक है ना। हैं, झकाझक नमस्ते सर। अरे झकाझक नमस्ते का होता है भाई? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, लेकिन पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। ऐसा शीशा ना तलाश करने से नहीं मिलेगा, ऐसा शीशा आपको तराश तराश के खुद बनाना पड़ेगा, और खुद बनना भी पड़ेगा। तो चलिए भाई, तनुकरण तक आपको हम समझा दिए थे, पीएच मान समझा रहे थे, पीएच स्केल हम बता दिए थे ना। पीएच स्केल हम आप लोगों को बता दिए थे ना, पीएच स्केल बता दिए थे, पीएच का महत्व भी बता दिए थे, बहुत बढ़िया। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ अभिक्रिया। आज हम आप लोगों को अभिक्रिया बताएंगे कि जल जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कोई धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, भस्म जब कोई धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कौन सी गैस मुक्त होती है। यही सब प्यारे बच्चे आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ हमारे बाबू, ठीक है ना, सबसे पहले तो ये बता दो कि आप लोगों को पहला चैप्टर में हम बताए थे कि कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन धातु कम अभिक्रियाशील है। बताए थे कि नहीं बताए थे? हैं, बताए थे ना कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील, कहने का मतलब कि ज्यादा कौन ताकतवर धातु है, ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, और कौन कम अभिक्रियाशील यानी कम ताकतवर है। ये सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए थे ना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये बता दिए थे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम फिर से एक बार आप लोगों को पहले चैप्टर में तो हम बताए ही थे, लेकिन फिर से हम एक बार बता देते हैं कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा धातु कम अभिक्रियाशील है। ये आज ना हम आपको अभी बता देते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते रहेंगे। हम आपको ये सब कुछ बता दिए थे, दैनिक जीवन का महत्व भी बता दिए थे, ये सब कुछ बता दिए थे। प्यारे बच्चों, हम आपको ना एक लिस्ट दिखा रहे हैं। हालांकि ये लिस्ट ना हम आप लोगों को पहले चैप्टर में भी बताए थे, दोबारा हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। ये लिस्ट हम आपको पहला चैप्टर में बताए थे, आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि इधर जो भी आप धातु देख रहे हैं ये सब अधिक अभिक्रियाशील है, और इधर जो देख रहे हैं वो कम अभिक्रियाशील है। तो प्यारे बच्चों, आप हमें यह बताओ कि अगर मान लिया जाए कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी जो ज्यादा ताकतवर है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील यानी कि कम ताकतवर वाले को हटा देता था। आपको याद है विस्थापन अभिक्रिया?
पहला नंबर चैप्टर में आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे, द्विव विस्थापन पढ़ाए थे, याद है? विस्थापन में क्या बताए थे? विस्थापन अभिक्रिया में यही ना पढ़ाते थे कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को अपने जगह से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। यही नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे? जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को अपनी जगह से हटा देता है, जो अधिक ताकतवर है वो कम ताकतवर वाला को हटा देता है। तो प्यारे बच्चों, ये लिस्ट हम आपको दिखाए थे और बताए थे कि जो सबसे ऊपर में है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाला सभी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है ना? हाइड्रोजन के ऊपर वाला, जैसे लेड हो गया, लेड से ज्यादा अभिक्रियाशील क्या हो गया? टीन। इससे ज्यादा विक्रियाशील लोहा हो गया, इससे ज्यादा विक्रियाशील जिंक हो गया, इससे ज्यादा विक्रियाशील एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम से भी ज्यादा विक्रियाशील मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम से ज्यादा विक्रियाशील सोडियम हो गया, सोडियम से ज्यादा विक्रियाशील कैल्शियम हो गया, और कैल्शियम से भी ज्यादा पोटेशियम हो गया। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम आप लोगों को बताए थे ना? तो प्यारे बच्चे, इधर जो है ना वो ज्यादा विक्रियाशील है और इधर कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना? विस्थापन करिए, विस्थापन वाला विक्रिया वाला सब कुछ याद लाइए, ठीक है ना? याद रिफ्रेश मारिए अपने दिमाग को, याद लाइए कि पहला चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे और उसमें ये बताए थे कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को हटा देगा। हल्का हल्का याद है, अगर हल्का हल्का रिवीजन डेली करते होते तो आज पूरा याद होता, ठीक है ना? इसलिए तो कहते हैं ना कि विद्या योगेन रक्षति, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। संस्कृत में पढ़ाए है ना, सत्य धर्माय रक्षति विद्या योगेन रक्षति। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। तो भाई जितना अभ्यास करिएगा उतना विद्या का रक्षा कर पाइएगा। विद्या पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ा हुआ चीज को कितना बचा रहे हैं ये जरूरी है। पैसा कमाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बहुत बड़ी बात होती है। आप विद्या कमा रहे हो लेकिन विद्या को बचा नहीं रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इधर ज्यादा विक्रियाशील है प्यारे बच्चों और इधर कम विक्रियाशील है। आप लोग कम से कम आज हमसे वादा करिए कि ये वाला लिस्ट सर जी आज के बाद ना भूलाएंगे, ये वाला लिस्ट सर जी हमारा याद रहेगा, ठीक है ना? ये वाला लिस्ट आप लोग ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाबू सबसे ज्यादा विक्रियाशील पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, इस तरीके से करके याद करना है। और ये वाला जो है वो कम अभिक्रियाशील है। ये वाला क्या है बाबू? कम अभिक्रियाशील है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर ना? अभ्यास तो हम करवाएंगे ही भाई, सिलेबस एक बार खत्म हो जाने दीजिए ना। सिलेबस एक बार खत्म हो जाए उसके बाद तो आपके सिलेबस को ऐसा मट्ठा के जैसा मह देंगे ना कि उससे पूरा मक्खन निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को ना हम सबसे पहले बताते हैं अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, ठीक है ना? यानी कि अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले क्या बताते हैं? अम्ल एवं भस्म के साथ, अम्ल एवं भस्म के साथ, अम्ल एवं भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अम्ल एवं भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अम्ल और भस्म जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हम लोग अम्ल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ पढ़ेंगे। तो भाई अम्ल या भस्म अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आइए सबसे पहले ना हम लोग देखिए लेते हैं कि क्या बनाता है। कोई हम प्यारे बच्चों एक धातु ले लेते हैं, हम एक धातु ले लेते हैं, एक धातु हम ले लेते हैं। कौन सा धातु ले लें बताओ आप लोग? कौन सा धातु ले लें भाई? चलो जिंक ले लेते हैं, जेडेन ले लिए, और जेडेन के साथ हम एक अम्ल ले लेते हैं। अब बताओ बाबू अम्ल कौन सा ले लें? H2SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एक प्रबल अम्ल है, तो भाई H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। अब हम लोग समझेंगे कि ये हो गया धातु, ये हो गया अम्ल। तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर Zn और H2SO4 अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया जब होगा ना तो ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा? ZnSO4, और प्लस में यहां पे H2 तो भाई क्या है? हाइड्रोजन गैस है ना, तो ये गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना? अगर हाइड्रोजन गैस, अगर कोई भी गैस अभिक्रिया में बाहर निकल रहा हो तो हम लोग ऊपर की ओर ऐसे तीर का निशान लगाते हैं। अगर अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा हो तो हम लोग नीचे की ओर ऐसे तीर का निशान लगाते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप जरा देखो आप लोग क्या बन रहा है? हम आप लोगों को जरा विस्तार से समझाते हैं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो हमने लिया है ये प्यारे बच्चे धातु है। ये क्या है? धातु है। ये जो हम लोग लिए हैं ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। प्यारे बच्चे धातु और अम्ल जब दोनों मिला तो ये ZnSO4 क्या है? ZnSO4 एक लवण है। क्या है? लवण है। और ये प्यारे बच्चों क्या है? ये एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। यानी कि आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा। ये तो एक एग्जांपल हो गया, इस प्रकार से हम लोग और भी कई एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लोहा ले लिए Fe+। यहां पर प्यारे बच्चों इसको ना हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना? Fe को हम क्या कर दिया बाबू? HCl से अभिक्रिया करा दिया, यानी लोहा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दिए।
क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस में ये जो हाइड्रोजन गैस है ये H2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। H2 गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसको संतुलित करने के लिए हम यहां पर 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन दूगो दूगो, क्लोरीन दूगो दूगो, एकदम संतुलित हो गया। अब यहां पर भी आप लोग जरा एक बात गौर से देखिए, एकदम यहां पर गौर से देखिएगा, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये धातु है, ये क्या है, धातु है, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। अब आप देख रहे हैं FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, यह एक प्रकार का लवण है, यह एक प्रकार का क्या है, लवण है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, गैस है, ठीक है ना, ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यानी कि हर एक चीज में आप देख रहे हैं कि जब अम्ल का अभिक्रिया किसी धातु के साथ हो रहा है, जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है, जब धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है बाबू, आप गौर से देखिए, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बाबू। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे भाई, अगले स्लाइड में लिख देते हैं, हम लोग लिखेंगे कि ज्यादा अभिक्रिया, अधिक अभिक्रियाशील धातु। अब कम अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ जब कम अभिक्रियाशील कोई धातु रहेगा तो वो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। अब जिंक पर नींबू का हम पानी अगर गाड़ देंगे ना तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, नींबू का पानी अगर जिंक पे डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि वो बाबू धातु जो है वो बहुत ये सॉरी हम उल्टा बोल दिए, अगर अधिक प्रबल अम्ल रहे और सोना के साथ अभिक्रिया करा दे ज्यादा अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है ना बाबू, क्योंकि सोना जो है ना वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। तो वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु, ध्यान से सुनिएगा, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये बात ना आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है? जो अधिक क्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील बात बराबर है भाई, अगर क्रियाशील बोल दे या फिर अभिक्रियाशील बोल दे बात बराबर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद, अम्ल से ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद, अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं आया है, लवण और सॉरी बहुत भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण ऐसे लिखिए, लवण का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं आया है? और बाबू एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मोटवा काम नहीं कर रहा है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताया ये सब अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये सब अधिक अभिक्रियाशील धातु तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर इनकेस करेगा भी तो बाहर से कोई ऑक्सीकारक मिलाया जाएगा तब, ठीक है ना, बाहर से कोई ऑक्सीकारक मिलाया जाए तो अभिक्रिया करेगा, ऐसे ये सब अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिखेंगे हम लोग कि कम अभिक्रियाशील धातु, यहीं पर हम लोग सजा करके लिख देंगे कि कम अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ, अम्ल तथा भस्म के साथ, अम्ल तथा भस्म के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, जब तक कि उसमें कोई बाहरी ऑक्सीकारक, जब तक उसमें कोई बाहरी ऑक्सीकारक न मिलाया जाए, ठीक है ना। आप सीधे याद रखिए, अगर ये ऑक्सीकारक वाला नहीं याद रहे तो सीधे याद रखिए कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा,
हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है ना, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सेम चीज प्यारे बच्चों भस्म के साथ भी है, सेम चीज जो है ना वो भस्म के साथ भी है। भस्म के साथ क्या है, आइए अब समीकरण देख लेते हैं। Zn है प्यारे बच्चों, जिंक ही लेते हैं, और जिंक का अभिक्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, अब जरा समझना बाबू जरा ध्यान से, ये हमारा क्या है, धातु है। अब आपको हम पहचानने का तरीका बताए थे ना कि अगर जिसमें OH लगा हुआ रहे तो वो समझ लीजिएगा कि भस्म है। पहचानने का तरीका बताए थे ना कि जिसमें भी OH लगा हुआ रहे वो समझ लीजिएगा कि अम्ल है। सर जी धातु को कैसे पहचाने मेरे भाई, धातु आपको बताए थे ना, धातु 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 पीरियोडिक टेबल संकेत याद करवाए थे कि कम से कम 1 से लेकर के 25-30 को भी याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 को। पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे ना तो उसी समय बोल दिए थे कि सबका संकेत हो गया, सबका परमाणु संख्या हो गया, कम से कम 1 से 30 तक याद कर लेना भाई। और आप लोग अगर याद कर लिए हैं तो केमिस्ट्री आसान, अगर याद नहीं किए हैं तो उसके जिम्मेदार आप, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, आपके बदले में हम थोड़े ना याद करेंगे, हमको तो सब याद है, आपके बदले में हम याद नहीं ना कर सकते हैं, वो चीज आपको करना पड़ेगा। हम रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना आपको है, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया धातु, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों भस्म, ये क्या हो गया भस्म, ये क्या हो गया भस्म। अब जरा देखिए धातु अगर भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2, ये हो जाएगा बाबू Na2ZnO2, ये क्या बनाएगा Na2ZnO2, और बच गया क्या, हाइड्रोजन, तो भाई हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, तो भाई ये जो है ना, ये जो है ना ये लवण है, और ये क्या है, गैस है। यानी कि आप देख रहे हैं कि अम्ल अगर भस्म के साथ भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये प्यारे बच्चे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया ना, बताइए बाबू। अब यहां से 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, अगर ठीक है सर, अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जरा आप हमें ये बताओ बाबू, आप हमें जरा ये बताओ, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आप हमें ये बताओ, अगर कोई तांबा का बर्तन है, अगर कोई तांबा का बर्तन है, अगर हम उसमें कोई खट्टा पदार्थ डाल दिए, तांबा के बर्तन में अगर कोई खट्टा पदार्थ रख दिए, तो अब बताओ ये तो भाई खट्टा पदार्थ अम्ल है, आपको पता है पहले से कि खट्टा पदार्थ अम्ल है। तो तांबा के बर्तन में अगर हम कोई खट्टा पदार्थ रख दिए तो वो पदार्थ जो है ना वो विषैला बन जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना, खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तांबा के बर्तन में अगर खट्टा पदार्थ रख दिए ना तो ये विषैला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विषैला बन जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए चेतावनी दिया जाता है कि कभी भी तांबा या पीतल के बर्तन में, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। कभी भी तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। अगर यकीन ना हो तो आप कभी तांबा के बर्तन में नींबू निचोड़ के देखिएगा, तांबा के बर्तन में कभी दही रख के देखिएगा, वो खाने लायक नहीं बचेगा। या फिर पीतल के बर्तन में भी, तांबा का तो छोड़ो, पीतल के, क्योंकि पीतल भी मिश्र धातु है, ठीक है ना, पीतल भी एक धातु का ही मिश्र धातु है। तो भाई तांबा या पीतल के बर्तन में कभी अगर खट्टा पदार्थ रख दिए तो फिर वो खट्टा पदार्थ खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा, विषैला बन जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में यह क्वेश्चन आया था कि तांबा या पीतल जैसे बर्तन में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। नहीं साहब, आप लोग आंसर बना लेंगे, बना लेंगे ना, अब बना लेंगे ना। अरे अल्युमिनियम में तो रखना ही चाहिए भाई, हैं, ठीक है सर। पंडित जी रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पंडित जी रखते हैं तो खाने के लिए नहीं, भगवान पे चढ़ाने के लिए रखते हैं। अब भगवान को सब चीज पसंद है, ठीक है ना, हाँ ठीक है बाबू। चलिए तो बाबू यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ये 2 को क्वेश्चन याद आएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, पहले बिहार बोर्ड में 2013 में 2020 में, कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। अभी जस्ट बताया ना कि धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा, धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा, धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो भाई लिखेंगे कि जब धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। कोई भी एक अभिक्रिया आप लिख दीजिए, परीक्षा में 2 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। सिर्फ यही पूछा गया है कि कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा, तो लिख दीजिएगा कि कोई भी धातु रहे अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, याद रखिएगा। दूसरा ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों, देख लीजिए ये क्वेश्चन 2022 में आया है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं, जैसे ही खट्टा पदार्थ हो गया तो उसमें अम्ल हो गया, और भाई बर्तन से अभिक्रिया कर लेगा। अभी बताए हैं कि धातु से अम्ल अभिक्रिया कर लेता है,
अम्ल जो है वो धातु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो भाई खट्टा पदार्थ में अम्ल है, धातु के बर्तन में रखेंगे तो तुरंत क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, जो कि विषैला होता है, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर क्लियर तो एक बार सारे बच्चे कमेंट में बताइए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो सारे बच्चे एक बार कमेंट में बताइए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर। बताओ बाबू जल्दी से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो बताइए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर। सर सोना में रखना चाहिए। अगर आपके पास सोना का कटोरा उटोरा है तो उसमें रख करके देखिए, है सोना का कटोरा घर में का? देखो हमारे यहाँ तो नहीं है भाई, सोना का कटोरी भी नहीं है, कटोरा तो दूर का बात चला गया है। बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गया ना? हम अपने लिए सोना का, अरे भाई हम अपने लिए सोना का आज तक कुछ नहीं बनवा। हाँ एक चीज बनवाए हैं, ये वाला अंगूठी, ठीक है ना, ये वाला अंगूठी हम अपने लिए बनवाए हैं। इससे पहले ना हम सिर्फ लोहा वाला पहनते थे, ये वाला, ये जो अंगूठी देख रहे हैं ना 2015 से हम पहने हुए हैं, ये लोहा वाला हम खाली पहनते थे और कुछ नहीं पहनते थे। हमारा पहले वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, विश्वास ना हो ना, पहले वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, हम सिर्फ ये लोहा वाला एक अंगूठी पहनते थे। अपने पैसा से ये वाला अंगूठी खरीद करके हम बनवाए हैं, ठीक है ना। ये भी ज्यादा कोई भारी भरकम नहीं है, अंगूठी पतला ही है, तो आप लोग को लग रहा होगा। अपने पैसा से ना हम सोना का अपने लिए बस यही सामान खरीदे हैं पूरे जीवन में, हाँ बस। और हम सोना का कुछ पहनने का उतना कोई शौक है नहीं, ठीक है ना, उतना पहनने का कुछ शौक है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े बाबू। नींबू पानी पी सकते हैं भाई, इसमें कांसा या पीतल के बर्तन में या तांबा के बर्तन में सब मत पीजिए। नींबू पानी पीना है तो स्टील के बर्तन नहीं है घर में, स्टील के बर्तन में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्टील के बर्तन में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बाबू, है ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई आगे अब आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना, आगे अब आप लोगों को बताते हैं। बताएं बताएं भाई, चलिए। अब प्यारे बच्चे हम आप लोगों को आगे बताते हैं। सबसे पहले तो समझिएगा, आपको हम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बारे में बता देते हैं। कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कार्बोनेट के बारे में। सबसे पहले ना आपको हम बताते हैं कार्बोनेट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं? कार्बोनेट के बारे में, और फिर उसके बाद बताएंगे बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बारे में ना हम आप लोगों को बताते हैं। जरा ध्यान से एकदम समझने का प्रयास करिएगा। इसके बारे में बता रहे हैं, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बारे में बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों, आप किसी भी धातु के बाद अगर CO3 लगाते हैं तो वो कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना। अगर कहीं पर कोई रासायनिक सूत्र आपको दिखाई दे और अगर अंत में आपको CO3 दिखाई दे तो आप उसको पढ़िएगा कार्बोनेट, ठीक है ना। क्या पढ़िएगा? कार्बोनेट। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए, आप लोग खुद अब बता दीजिएगा, आप खुद बता दीजिएगा, हम लिखेंगे, आप लोग तुरंत उसका नाम बता दीजिएगा। जिसके भी लास्ट में CO3 लिखा रहेगा कार्बोनेट बताइएगा। बाबू अगर लिखा हुआ है CaCO3, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? Ca को क्या बोलते हैं भाई? कैल्शियम ना, कैल्शियम का ना संकेत होता है Ca, तो Ca कहने का मतलब हो गया कैल्शियम। चलिए बहुत बढ़िया, Ca कहने का क्या मतलब हो गया? कैल्शियम। और अभी जस्ट बताएं, Ca मतलब तो हो गया ना, अभी जस्ट बताए हैं CO3, तो भाई CO3 कहने का मतलब कार्बोनेट, CO3 कहने का मतलब कार्बोनेट। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से अगर हम आपको ये बोल दें ZnCO3, अब आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा? आपको बताना है, बताइए। ZnCO3 अगर लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? तुरंत बता दीजिएगा। आपको बस इतना देखना है कि CO3 है, अगर CO3 है तो कार्बोनेट, CO3 है तो कार्बोनेट, ठीक है ना। जिसके आगे लगा हुआ है उसका संकेत तो आपको याद है Zn का मतलब क्या होता है? Zn का मतलब जिंक होता है। तो बाबू Zn कहने का मतलब क्या हो गया? जिंक। Zn कहने का क्या मतलब हो गया? जिंक हो गया। और CO3 कहने का क्या मतलब हो गया? कार्बोनेट हो गया। CO3 कहने का क्या मतलब हो गया? कार्बोनेट हो गया। तो ये नाम क्या पड़ गया? जिंक कार्बोनेट। नाम याद करना बहुत आसान है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, नाम याद करना बहुत ही आसान है। क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट। अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं इधर बाई कार्बोनेट वाले में। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको यह बताए कि अगर कहीं पर CO3 लिखा रहेगा तो उसको क्या पढ़िएगा? कार्बोनेट। अभी बताया ना कि कहीं पर CO3 लिखा रहे तो उसको पढ़ना है कार्बोनेट। लेकिन अगर इस CO3 के पहले हम H लगा दें,
अगर इस CO3 के पहले H लगा दें तो ये क्या बन जाएगा पता है? ये बन गया बाइकार्बोनेट। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। समझ में आया कि नहीं आया? HCO3 कहने का मतलब क्या हुआ? HCO3 कहने का मतलब बाइकार्बोनेट। आइए देखते हैं, हम अगर लिख दिए KHCO3, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर लिख दिए KHCO3, बताओ बाबू इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लिख दिए KHCO3 मतलब क्या हुआ? भाई आपको एकदम सिंपल चीजें देखना है। K और HCO3 को बांटेंगे। अब K कहने का मतलब हो गया पोटासियम। K कहने का क्या मतलब हो गया? पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम हो गया। और CO और ध्यान रखिएगा HCO3 कहने का क्या मतलब हो गया? बाइकार्बोनेट। क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। दोनों मिलकर के क्या बना? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दोनों मिलकर के क्या बना? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सिंपल है। अच्छा चलिए एक और देते हैं, हम लिखते हैं NaHCO3। अब तो बताओ तो भाई इसका आप लोग नाम बता दीजिएगा। है हिम्मत? है हिम्मत है? इसका नाम बता दीजिएगा NaHCO3 का। देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। बताओ भाई NaHCO3 का मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल है गुरुजी, क्या बात करते हैं आप? हैं NaHCO3 कहने का मतलब अभी तो आप बता दिए हैं सर जी। हैं काफी कहिएगा कि कैसे मास्टर हैं, सब कुछ बता करके कहते हैं कि तुमसे नहीं बनेगा। Na कहने का क्या मतलब हो गया? Na कहने का मतलब हो गया सोडियम। Na कहने का मतलब सोडियम। और H3 कहने का क्या मतलब हो गया? H3 कहने का मतलब हो गया बाइकार्बोनेट। क्या मतलब हो गया? बाइकार्बोनेट। आसान है कि नहीं है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, अगर किसी में CO3 लगा रहे तो उसको कार्बोनेट पढ़ेंगे, अगर किसी में HCO3 लिखा रहे तो उसको बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। हम जब पढ़ाते हैं ना तो अधिकांश ट्रिक पर होता है। जैसे हम क्या बताएं कि अगर किसी में H लगा रहे तो वो अम्ल, अगर किसी में OH लगा रहे तो वो भस्म। दुनिया का कोई भी चीज जिसमें H खले अम्ल, OH है भस्म। उसी प्रकार से नाम अगर पढ़ना हो CaCO3 तो भाई Ca कैल्शियम का संकेत है, CO3 कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये प्यारे बच्चों कैल्शियम क्या है? एक धातु है। कैल्शियम एक धातु है और ये कार्बोनेट है, तो हम इसको पढ़ेंगे धातु के कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे? ये टोटल को हम लोग कहेंगे धातु के कार्बोनेट। क्या कहेंगे? धातु के कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? धातु के कार्बोनेट कहेंगे। इसको बोलेंगे धातु के कार्बोनेट। यानी कि ये क्या है? धातु के कार्बोनेट। कंप्लीट? बताओ बाबू जल्दी से, हैं? जल्दी जल्दी से बताइए अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। हैं? तो प्यारे बच्चों ये धातु के कार्बोनेट है। उसी प्रकार से इधर हम क्या कहेंगे? अगर जैसे हम बोल दे कि बताओ भाई ये क्या है, तो ये बताइएगा कि ये धातु के बाइकार्बोनेट है। बताइएगा कि ये धातु के बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? धातु के बाइकार्बोनेट है। कंप्लीट क्लियर हुआ? ये क्या है? धातु के बाइकार्बोनेट है। तो भाई अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। यानी कि मान लिया जाए कि ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये सब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे? टॉपिक का नाम लिखेंगे धातु का, धातु का। देख रहे हैं ना, टॉपिक का नाम लिखने से पहले हम उतना समझाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या है टॉपिक लिखो ये वाला, उसके बाद समझाएंगे कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या है। भाई जैसे ही टॉपिक का नाम लिखेंगे आधा बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा, कहेगा क्या सर जी कार्बोनेट का है, कार्बोनेट कौन सा जानवर का नाम है, बाइकार्बोनेट कौन सा यंत्र है। ठीक है ना, और पहले बता दिए तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों धातु का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट और धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। हमारे जो साइंस के गुरुजी थे ना, जो हम लोगों को साइंस पढ़ाते थे, जब हम लोग 10वां में थे ना, तो जो हम लोगों को साइंस पढ़ाते थे वो एक दिन कॉल किए। ठीक है ना, वो शायद वीडियो हमारा देखे होंगे। एक दिन कॉल किए, बोले करे तू इतना बढ़िया साइंस कहाँ से पढ़ा था, हम तो ऐसा नहीं पढ़ाए थे जैसा तू पढ़ाता है। हैं? बोले सर आप ही पढ़ाए थे। बोले कि ना हम तो ऐसा नहीं पढ़ाए थे, तुम कहीं और से पढ़ा था, या तो फिर तू अपना मन से पढ़ाता है, क्योंकि हम जो पढ़ाए थे हमको याद है। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं ना, मतलब हमारे गुरु जी को भी लग रहा था कि भाई कहीं और से पढ़ा है, हम तो ऐसा इसको नहीं पढ़ाए थे। ठीक है ना, तो चलिए, तो बाबू धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया देख लें। अब आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला चीज ले लेते हैं ZnCO3। ZnCO3 ये क्या है? जिंक कार्बोनेट। इसका अभिक्रिया करा लेते हैं अम्ल से H2SO4 से। अब बताओ क्या बनेगा।
तो बच्चे बता सकते हैं क्या बनेगा? हैं? लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल। कहिएगा कैसे सर? Zn प्लस H2SO4, समझना बाबू, Zn प्लस H2SO4 है, ZnCO3 प्लस H2SO4। तो यहां से Zn उठाएंगे, यहां से SO4 मिल जाएगा, ZnSO4 हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया? CO3 है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं CO2 और प्लस में यहाँ पे H2 है तो H2 लिख देते हैं। इसको चाहे तो हम लोग संतुलित कर सकते हैं, इसको चाहे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ZnSO4 ये तो काम हो गया। अब हो गया H2O, अच्छा हाँ उल्टा लिखा गया जी, H2O ले लेंगे और प्लस में यहाँ पर CO, अच्छा H2, आप समझना बाबू हम कैसे किए हैं, समझा ही देते हैं। पहले तो ये ले लिए Zn और इधर से ले लिए SO4, तो क्या बन गया? ZnSO4। Zn यहां से उठाए, SO4 यहां से, तो क्या बन गया? ZnSO4। अब H2 हाइड्रोजन दूगो है ना यहाँ पर, तो H2 ले लिए, CO3 में से एक CO निकाल लिए, तो बाबू यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा? H2, इसमें से हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन 3 गो था, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल के हम यहाँ डाल दिए, तो H2 ये वाला, एक ऑक्सीजन इसमें से ले लिए, तो H2O बन गया। अब यहाँ पर बच गया CO2, तो भाई यहाँ पे CO2, यानी कि ध्यान से देख लीजिए बाबू, यहाँ पे ना ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है बाबू? कार्बोनेट है। ये क्या है? कार्बोनेट है, ठीक है ना, कार्बोनेट है। और ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। अब यहाँ पे ZnSO4 क्या बन गया? जिंक सल्फेट, तो बाबू इसका नाम है जिंक सल्फेट, हम लिख भी देते हैं, इसका नाम है जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। और ये है क्या? तो ये लवण है, ठीक है ना, ये लवण है। ये H2O क्या है? ये जल है। और ये क्या है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि जब कार्बोनेट, कोई किसी भी धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक है ना, क्लियर? हाँ। अब प्यारे बच्चों और भी हम लोग देख सकते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CaCO3। CaCO3 ये क्या हो गया? इसका नाम क्या पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका विक्रिया कराते हैं HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्या बनेगा बाबू? Ca, यहां से अब देखो कैसे करेंगे, यहां से बनेगा CaCl2 और प्लस में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही देख लीजिए ना कि ये कार्बोनेट है और ये अम्ल है, तो दो चीज तो आप अपना मन से लिख सकते हैं, दो चीज तो अपना मन से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे H2O बनेगा और प्लस में CO2 बनेगा। ये दो चीज तो आप लोग अपना मन से लिख सकते हैं। तो भाई CO2 और H का कहानी खत्म हो गया, बच गया क्या? Ca और Cl, तो CaCl2 हो गया। अब इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों? यहां पर भी आप लोग जरा गौर से देख लीजिए कि भाई यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये देख लीजिए कार्बोनेट है, ये क्या है प्यारे बच्चों? अम्ल है। तो ये क्या बन गया? लवण बन गया। ये क्या बन गया? जल बन गया। और ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एकदम समझ गए ना? हाँ। अच्छा, बाइकार्बोनेट वाला एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। एक ना हम आपको बाइकार्बोनेट वाला एग्जांपल समझाते हैं। ये सब, ये भी कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट। अब प्यारे बच्चों हम समझाते हैं NaHCO3। ये क्या है? Na कहने का क्या मतलब हुआ? सोडियम। HCO3 कहने का क्या मतलब हुआ? बाइकार्बोनेट। दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका विक्रिया कराते हैं HCl के साथ, यानी HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे देखना है कि ये बाइकार्बोनेट है, ये क्या है? अम्ल है। तो दो चीज तो कंफर्म बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 गैस का निर्माण हो जाएगा, इसमें तो नो डाउट, ये तो बनेगा ही बनेगा। यहां पर कोई लवण बनेगा। लवण कौन सा बन रहा है? Na, और यहां वाला Cl उठाएंगे, तो प्यारे बच्चों NaCl, NaCl को क्या कहते हैं? NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? एक लवण है। ये क्या है? बाइकार्बोनेट है। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ विक्रिया कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रहा है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। अब देखिए, हमसे पहले आप लोग बना लेते हैं, अब हमसे पहले तो आप लोग कर लेते हैं ना। अच्छा, H2SO4 के साथ इसका करवा दें? चल भाई, अब तुम्हारा इच्छा है तो इसको हम H2SO4 के साथ करवाते हैं। चलिए, यहां पर जगह बन गया। देखिए, सेम इसी चीज को हम करते हैं, NaHCO3। इसका विक्रिया हम HCl की जगह करवा देते हैं H2SO4 से।
आप एक बच्चे का कहना था कि सर H2SO4 से करवा के दिखाइए। तो भाई अब जरा देखिए ध्यान से, NaHCO3 सेम यही चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, ठीक है ना। अभी भी क्या है भाई, अभी भी यहाँ पर बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो दो चीज तो एकदम कंफर्म है कि जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। यहां पर कोई लवण बनेगा, तो लवण कौन सा बनेगा, यहां से जरा आप गौर फरमाइएगा, गौर फरमाओ बाबू, यहां से है Na और यहां पर है SO4, तो सोडियम सल्फेट नहीं बन रहा है, NaSO4। बताओ भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जरा देखिए तो गौर से। बन रहा है ना, अब कैसे कहते हैं आप, क्लियर हुआ, समझ में आ गया बाबू, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दो, यहां पर समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर ना। हाँ तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको कंक्लूजन एक ही चीज याद रखना है, कंक्लूजन एक ही चीज याद रखना है कि जब कोई, यहां पे हम आपको क्या बता रहे हैं, धातु के कार्बोनेट, और ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे कि धातु, इसको हम लिख देंगे कि धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण, लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, और साथ ही CO2 गैस बाहर निकलता है, तो गैस बाहर निकलता है। हो गया बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे दिल का क्या करें साहिब, उन्हीं पे मरते हैं, मैं बस इतना है, तुमसे प्यार करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो भाई अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला जो भी हम पढ़ाए ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाला, वही वाला क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। कह रहा है कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, या फिर अच्छा इसमें दो तरीके से, जब कम मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जब ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में पहले कम मात्रा में प्रवाहित करेंगे, पहले कम मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और श्वेत अपक्षेप बनता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, कैल्शियम यहां पर क्या है, CaOH का D2, ये इसको बोलते हैं चूना जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही आपका क्या हो गया, चूना जल हो गया, यही आपका चूना जल हो गया। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए हैं, चूना जल में क्या मिलाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए हैं, तो क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और यहां पे जल का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बना है और जल का निर्माण हुआ है। अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो बाबू अधिक मात्रा में CaCO3 प्लस H2O, भाई अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना पत्थर, ठीक है ना, चूना पत्थर जो है वो CaHCO3 में बदलकर जल में विलीन हो जाता। अच्छा CaCO3 जो है वो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित करेंगे, तो CO2 गैस को चूना जल में इधर प्रवाहित कर लिए, ठीक है ना, तो क्या बन गया, CaCO3 बन गया। अब CaCO3 प्लस H2O है जो यहां पर बना, CaCO3 प्लस H2O बना, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो हमारा यहां कम मात्रा में बना अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो CaHCO3 के D2 बनेगा, यह जल में विलयनशील है, यानी कि जल में घुल सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों परीक्षा में आया था 2021 में, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेटवर्क फंस रहा है, ऐसा तो ना हो सकता है। चलिए प्यारे बच्चों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तीसरा नंबर अभिक्रिया आप देखते हैं, अब की बार अभिक्रिया कराते हैं अम्ल का भस्म के साथ,
ठीक है ना। ऐसा करते हैं, अम्ल का क्षार के साथ करवा देते हैं, अम्ल और क्षार जो है उसको एक साथ मिला देते हैं, अम्ल का भस्म के साथ, ठीक है ना। तो अगर किसी अम्ल का, यदि अम्ल के साथ किसी भस्म की अभिक्रिया कराई जाए, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी अम्ल का, यदि किसी अम्ल का भस्म के साथ, यदि किसी अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाए, यदि किसी अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाए, यदि किसी अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाए, तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या बाबू? लवण और जल का निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज और, आप लोग को हम बताए थे ना पिछली क्लास में कि अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करके उदासीन, कोई अम्लीय विलयन है और कोई भास्मिक विलयन है, दोनों आपस में मिलेगा ना तो उदासीन हो जाएगा। आपको ये भी बताए थे कि जब खट्टा डिकार आता है तो भस्म ऊपर से लेते हैं, खाने वाला सोडा हो गया, एंटासिड हो गया, ये सब ऊपर से लेते हैं तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो अम्ल के साथ भस्म का अभिक्रिया होता है ना, तो वो उदासीन हो जाता है, और इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। भस्म का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनी, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। किसी भी अम्ल के साथ भस्म मिलाएंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ हम भस्म ले लिए NaOH। अब क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ हम भस्म ले लिए NaOH, क्या होगा प्यारे बच्चों? NaCl, ये दोनों मैच करेगा। NaCl, ये क्या हो गया? लवण हो गया, प्लस में एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो 2 H हो गया, तो H2 हो गया, और यहाँ पे O हो गया, तो जल हो गया। प्यारे भाई, अब आप लोग ना जरा पर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? अम्ल है। ये हमारा क्या है? अम्ल है। ये हमारा क्या है बाबू? भस्म है। भस्म है। अगर दोनों आपस में मिला तो ये क्या बन गया? लवण बन गया, और ये क्या बन गया? जल बन गया। यानी कि अम्ल और भस्म जब आपस में विक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? भस्म को ही क्षार कहते हैं, क्षारक भी कह सकते हैं, क्षारक, ठीक है ना। बिल्कुल नीरज भाई, भस्म को ही क्षार कहते हैं। खुशबू, हमारी तरफ से ना नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद आपकी तरफ से होगा, ठीक है ना भाई। खुशबू, नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर ना? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। अच्छा, धातु के ऑक्साइड, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए धातु के ऑक्साइड क्या होता है। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड मतलब समझते हैं? धातु के ऑक्साइड मतलब आप लोग समझते हैं? जैसे मान लिया जाए कि कोई धातु ले लिए, Cu ले लिए, इसके साथ O लगा दिए, तो अब ये क्या बन गया बाबू? अब ये क्या बन गया? Cu मतलब कॉपर, O मतलब ऑक्साइड। अब इसको अगर हम नाम लिखेंगे तो ये क्या नाम लिखाएगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, क्या नाम लिखाएगा? कॉपर ऑक्साइड। बताओ ये धातु का ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? धातु का ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से हम लिखते हैं ZnO, इसका क्या नाम लिखाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या नाम लिखाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। बताओ धातु का ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? जिंक धातु है, धातु का ऑक्साइड हो गया। प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या हो गया? धातु के ऑक्साइड। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु के ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया,
धातु के ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो भाई हम यहाँ पे एक चीज देखें कि CuO है। आइए एक एक करके हम तीनों का रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, CuO है, ठीक है ना, पहला नंबर, इसका हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। दूसरा है ZNO, इसका भी हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और तीसरा है CaO, इसका भी हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। प्यारे बच्चों चलो ना हम इसका H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बनाएगा, CuO प्लस H2SO4। सबसे पहला तो ये बना देगा Cu, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, क्या बनाएगा CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस H2O, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। बताओ भाई एकदम क्लियर है ना। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप जरा आप ध्यान से देखिए, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, जरा देखिए ध्यान से, Zn प्लस H2SO4, बस वही सेम चीज करना है, ZnSO4 प्लस H2O हो गया, क्लियर। इसका हम अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे CaCl प्लस H2O, CaCl प्लस H2O, CaCl प्लस H2O, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब प्यारे बच्चे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं CaCl प्लस H2O, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दो गो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक गो है, यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के पहले दो लगा देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो गो, उधर पे हाइड्रोजन दो गो, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम दो गो हो गया, यहाँ पर कैल्शियम एक गो है, तो यहाँ पे CaCl2 बनेगा, क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। तो भाई अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि CaCl2 बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि जब धातु के ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये लवण और जल का निर्माण हो रहा है। धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इधर हम लोग लिख देंगे धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जब, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल के साथ, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, याद रहेगा बाबू। बताओ बाबू, इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आज बोले थे ना थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे, आप लोग रेडी रहिएगा। तो फिर आप लोग काहे छटपटा रहे हैं, हैं? अगर आप कसम खाए हैं कि तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, कौन हो भाई, एक बार नम्मा खाली दिखा दो बस। मैं तो स्क्रॉल हो गया ऊपर। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है, एक बार बताओ जल्दी से। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर। चलिए अब एक पांचवा नंबर बताते हैं, अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। इतना चीज तो देख लिए, अब अम्ल अगर जल के साथ मिलेगा तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, अम्ल तथा भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म का, अम्ल तथा भस्म का जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म का जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। अगर कोई अम्ल या अगर कोई भस्म जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आप लोगों को पता है? आइए करके देखते हैं। क्या बाबू, आपको एक चीज पता है, अगर कोई अम्ल को जल में मिलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अगर कोई अम्ल को जल में मिलाएंगे ना तो उष्मा उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जैसे मान लिया जाए कि एक बड़का सा कटोरा है, उसमें अम्ल कुछ लिए हुए है, अम्ल है, ठीक है ना, H2SO4 है या HCl है या HNO3 है, कोई अम्ल है, और उसमें हम ऊपर से जल डाल दें। जैसे ही जल डालेंगे ना, अगर उसके अम्ल के सामने रहिएगा, पूरा अम्ल उड़ करके ना एकदम आपके चेहरा पे आ जाएगा, पूरा चेहरा जल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा हीट उसमें से निकलता है, इतना हीट निकलता है ना कि अम्ल जो है वो मतलब ऊपर की ओर बाहर निकलने लगता है, छलक जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उष्मा के कारण क्या होता है, छलक जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अम्ल को जल में घुलाने पर अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया कराने पर लिखेंगे
अम्ल तथा जल के बीच अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया कराने पर अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया कराने पर 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 अधिक मात्रा में उष्मा का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में उष्मा का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में उष्मा का निर्माण होता है। इसलिए 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 इस अभिक्रिया को इसलिए इस अभिक्रिया को क्योंकि बाबू देखो उष्मा बाहर निकल रहा है, तो आपको पहला चैप्टर में याद करिए, अगर उष्मा बाहर निकलता था तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते थे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा का अवशोषण होता था तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। बताते थे कि नहीं बताते थे? तो यहां पर उष्मा बाहर निकल रहा है तो इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहेगा। आइए कुछ हम लोग अभिक्रिया करके देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ अभिक्रिया हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे कोई अम्ल ले लेंगे और उसमें भस्म का अभिक्रिया कराएंगे। प्यारे बच्चों जरा सॉरी अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। HCl ले लिए और प्लस में जल का अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल अगर देंगे ना तो प्यारे बच्चों अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगा। ये तो हो गया HEO प्लस प्लस Cl माइनस। प्यारे बच्चों आपको क्या बताए थे कि अम्ल जब जल में मिलता है तो H प्लस आयन देता है, बताए थे ना। H प्लस आयन देगा और अधिक मात्रा में क्या होगा? उष्मा निकलेगा। अधिक मात्रा में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी अम्ल का किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उष्मा निकलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर अम्ल प्रबल हो, अगर अम्ल प्रबल हो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, अगर ये सब अम्ल है, अगर उसका जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगा, जिससे जल जो है वो छलक कर बाहर आ जाएगा और परखनली भी उष्मा के कारण टूट सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कि अधिक प्रबल अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, पॉइंट लिख लीजिएगा, अधिक अभिक्रियाशील अम्ल का, अधिक अभिक्रियाशील अम्ल जैसे H2SO4, HNO3, ये सब जो अधिक अभिक्रियाशील अम्ल है ना, अधिक अभिक्रियाशील अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर इतनी अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है कि अम्ल छलक कर अम्ल जो है वो छलक कर परखनली से बाहर आ जाता है। अम्ल छलक कर परखनली से बाहर आ जाता, अम्ल छलक कर परखनली से बाहर आ जाता है। अम्ल जो है ना वो छलक कर परखनली से बाहर आ जाता है और परखनली टूट भी सकता है, और परखनली टूट भी सकता है, परखनली जो है वो टूट भी सकता है। इसलिए हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए हमेशा जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। जल को अम्ल में मिलाइएगा ना, अम्ल पहले से रखा हुआ है उसमें जल मिलाए, ठीक है ना, उसमें जल मिलाए तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन सॉरी हम क्या बोल दिए, इसलिए जल में अम्ल मिलाना, सॉरी पहले जल रखा हुआ है उसमें अम्ल मिलाएंगे, पहले जल रखा हुआ है उसमें अम्ल मिलाएंगे, ऐसा ना कि अम्ल रखा हुआ है उसमें जल मिलाएंगे। तो इसलिए हमेशा जल को अम्ल में, इसलिए हमेशा अम्ल को जल में, उल्टा बुला रहा है, इसलिए हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए, जल में डालना चाहिए।
ना कि ना कि ना कि अम्ल में जल को, ना कि अम्ल में जल को। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें मान लिया जाए ये इसमें क्या है, इसमें है अम्ल, इसमें अम्ल है। यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक गिलास ले लेते हैं, है ना, एक जो है वो हम क्या ले लिए हैं, गिलास ले लिए हैं। हम क्या किए हैं, एक गिलास ले लिए हैं और इसमें से हम इधर पानी डाल रहे हैं। इधर ना हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल दे रहे हैं। ये क्या हो गया, जल हो गया। तो ये प्रक्रिया जो है ना ये सही है, ये प्रक्रिया क्या है, सही है। यानी कि प्यारे बच्चों अम्ल में जल मिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अम्ल में जल मिलाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ये हो गया, कुछ लोग क्या करते हैं, पर हो गया अम्ल, अम्ल इसमें ना बाबू अम्ल है, अम्ल है और इसमें क्या है, जल है। तो ये प्रक्रिया जो है वो गलत है, ये प्रक्रिया गलत है, ये प्रक्रिया नहीं आजमाना चाहिए, ठीक है ना, ये प्रक्रिया नहीं आजमाना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमेशा हमेशा जल को अम्ल में डालना चाहिए, जल को अम्ल में डालना चाहिए, ठीक है ना। अम्ल को जल में, अम्ल को अम्ल को जल में, क्या उल्टा तो कहीं फिर से नहीं लिख दिए जी, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, उल्टा लिख दिए ना, उल्टा लिख दिए हम, ओ सॉरी, हम उल्टा लिख दिए ना। में इसमें इसमें अम्ल को, जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, ये प्रक्रिया गलत है, ये प्रक्रिया गलत है और ये प्रक्रिया सही है, ठीक है ना। हमेशा जल को अम्ल में, जल को अम्ल में, जल को अम्ल में, जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, हम उल्टा लिख दिए थे, जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना, बल्कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, बहुत बच्चे उल्टा कर देते हैं, कभी कभी हमसे भी उल्टा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ना आपको सावधानी से याद रखना पड़ेगा, ठीक है बाबू, याद रहेगा। जल्दी से बताओ भाई, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, यस और नो। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को याद रहेगा, हाँ या ना बताइए। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को याद रहेगा, हाँ या ना बताओ भाई, जल्दी जल्दी से, यस और नो। क्या आप लोगों को याद रहेगा, यस और नो, हाँ चाहे ना। क्या आप लोगों को याद रहेगा, क्या आप लोगों को याद रहेगा, यस, कॉन्सेप्ट क्लियर। बताओ बाबू, यहां तक क्लियर। चलिए अब ना कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है ना वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन आपको बताया ना, अभी जो हम क्वेश्चन बताए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अभी यही वाला क्वेश्चन बताया ना, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्यों, देखिए ये क्वेश्चन 2023 में आया है, ये क्वेश्चन ना 2023 में आया है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं। ऐसा क्यों, तो भाई इसका आंसर लिख देंगे कि जल में अम्ल को घोलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, मतलब उष्मा बाहर निकलता है।
अगर हम लोग एकाएक क्या करते हैं, जल को अम्ल में मिलाते हैं तो वो अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अम्ल में जल मिलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है, और यह अगर छलक करके बाहर आ रहा है हमारे शरीर पर अगर पड़ जाएगा तो भाई शरीर को जला देगा। अगर गलती से हमारे शरीर पर पड़ गया तो क्या करेगा, हमारे शरीर को जला देगा। अतः अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डालनी चाहिए, एकाएक जल में उड़ेल नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन था, जैसे ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई H प्लस आयन, जाहिर सी बात है कि H प्लस आयन है तो वो क्या है, अम्ल है। अगर H प्लस आयन है तो वो क्या है, अम्ल है। लिख देंगे कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। आपको पता है कि अगर अम्ल को जल में मिलाएंगे तो H प्लस आयन देता है, और पूछ रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना H प्लस आयन बढ़ेगा उतना ही अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। अम्ल जितना ज्यादा है उतना H प्लस आयन है। तो भाई ध्यान रखिएगा कि अनुकरण नहीं बताए थे पिछली क्लास में, बताए तो थे, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी विलयन उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर रहने दीजिए, लो भाई रहने देते हैं, छोड़ो। ये क्वेश्चन आंसर ना हम आप लोगों को शायद अगली क्लास में बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर ना हम आप लोगों को अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपका कोई क्लास है नहीं, ठीक है ना, अब इसके बाद आपका कोई क्लास नहीं है, तो इसके लिए अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए और इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्लियर। ऐसे हम ये सभी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी हम भिजवा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है 4-5-6 क्वेश्चन है जिसका हम पीडीएफ भेज दे रहे हैं। आप लोगों को हम अगली क्लास में एक बार समझा भी देंगे, आप लोग एक बार पीडीएफ को देख करके भी आइएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम इसको समझा भी देंगे, एक बार पहले से देखे रहिएगा तो शायद ज्यादा अच्छा तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। तो चलो बाबू अब क्लास को यही पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हंसते मुस्कुराते रहिए। मजा आ गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।